PhD जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम इग्नू PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज यानी ऐसे एमसीक्यूज जो जनरली आपके इग्नू में पूछे ही जाते हैं और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसे क्वेश्चन जो जनरली एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो याद रखना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पेपर का 50% वेटेज होता है। 50 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यूज को देख लेना है। आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आपका पेपर 1 होता है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करोगे तो आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी इज कॉमन फॉर ऑल। तो इसीलिए हमने आपके लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उसी के साथ साथ आपको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको रिसर्च प्रपोजल, आपको रिपोर्ट किस तरीके से लिखना है, रिसर्च के बाद के स्टेप्स, आपको किस तरीके से आपके पीएचडी में किस तरीके से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करना है, सारे गाइडलाइंस हम आपको यहाँ पर हमारे कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम, सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Which of the following statements is or are correct? Hypothesis is a proposition which can be put to test to determine its validity. Or point 2, null hypothesis should always be disproved if the hypothesis is disproved. निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से स्थान सही है? फर्स्ट पॉइंट, परिकल्पना एक प्रस्ताव है जिसे इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण के लिए रखा जा सकता है। और पॉइंट 2, यदि परिकल्पना अस्वीकृत होता है तो शून्य परिकल्पना को हमेशा अस्वीकृत किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए जो 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक पॉइंट सही है या फिर दोनों भी पॉइंट सही है। मतलब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही होगा, कौन सा स्थान सही होगा, हमें ये पता लगाना है। और हमें कौन से विकल्प में सही ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन का, ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन। सो यस, हाइपोथेसिस एक प्रपोजिशन होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हम पहले से उसके बारे में गेस करते हैं। प्रपोजिशन मतलब हम कुछ गेस करते हैं। हाइपोथेसिस जिसे हम परिकल्पना कहते हैं, परिकल्पना एक प्रस्ताव होता है, मतलब उसके बारे में हम पहले से ही भविष्यवाणी कर लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। सो
आगे हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं, विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। यस, हम इसीलिए हाइपोथेसिस को पुट करते हैं ताकि हम उसको टेस्ट कर सके, उसकी वैलिडिटी चेक कर सके, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर आपकी हाइपोथेसिस आप टेस्ट करते हो, अगर वो सही निकली तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर वो सही नहीं निकली तो आप उसको रिजेक्ट कर लेते हो। सो हाइपोथेसिस जो होती है उसको हम सही नहीं मानते अपनी रिसर्च में, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट मानते हैं और एक प्रस्ताव मानते हैं, और उसको हम एक भविष्यवाणी कहते हैं। हम कुछ चीजों को लेकर भविष्यवाणी करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर, अपने ज्ञान के बेसिस पर, और उससे हम अपने रिसर्च में, अपने शोध में उसका परीक्षण करते हैं, मतलब उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि वो वैलिड है या फिर नहीं है। सो यस, यहाँ पर जो आपका हाइपोथेसिस से रिलेटेड हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, ये सही है। सो हाइपोथेसिस एक प्रपोजिशन होता है, मतलब एक गेसेस होते हैं रिसर्चर्स के, और कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसे रिसर्चर कुछ समय के लिए मान लेते हैं और उसे अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, उसकी वैलिडिटी बताते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं, क्या वो सही है, क्या हमें उसे रखना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है ये सही है। उसी तरीके से हम पॉइंट 2 देखते हैं। So null hypothesis should always be disproved if the hypothesis is disproved। मतलब आप क्या करते हो, जब भी आपकी हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो जाती, मतलब आपकी यदि परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है, तो आपकी जो शून्य परिकल्पना होती है उसे भी आप डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हो। सो यस, क्योंकि याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस को रिसर्च अपने रिसर्च में डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसे प्रूफ नहीं मान के चलते, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। नल हाइपोथेसिस कोई भी रिलेशन को नहीं बताती है, क्योंकि रिसर्चर को उस चीज को प्रूफ करना होता है, उनको बताना होता है कि नहीं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही। सो रिसर्चर ये अपने रिसर्च में प्रूफ करने की कोशिश करता है, लेकिन नल हाइपोथेसिस हमें बताती है कि कोई वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो याद रखिएगा, हमेशा रिसर्चर जब भी अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में, सो रिसर्चर ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे और वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ऑटोमेटिकली उस केस में एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो नल हाइपोथेसिस जब भी रिजेक्ट हो जाती है और रिसर्चर अपने रिसर्च में जब भी हमेशा अपनी नल हाइपोथेसिस को ऑलवेज डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और ऑटोमेटिकली उस केस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, क्या ये आपकी नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होती है, वो बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, लेकिन नल हाइपोथेसिस कहती है कुछ रिलेशन नहीं है। सो याद रखिए, यहाँ पर जो आपको पॉइंट सेकंड गिवन है, जो आपको पॉइंट 2 गिवन है, ये आपका सही है। रिसर्चर जो आपके शोधकर्ता जो है, आपकी जो शून्य परिकल्पना इसको हमेशा अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों भी सही है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, नैदानिक अनुसंधान अध्ययन। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि नैदानिक अनुसंधान अध्ययन क्या होती है, मतलब आपकी जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है उसकी स्टडीज क्या होती है। डायग्नोस्टिक रिसर्च में रिसर्चर किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। सो याद रखिए, आपकी जो डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है ये ज्यादा करके साइंस फील्ड में यूज करी जाती है, डॉक्टर्स लोग ज्यादा यूज करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। सो डायग्नोस्टिक के मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में खोजना, किसी चीज को डायग्नोस करना, उसके बारे में और जानना, क्यों वो चीज हैपन हो रही है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस वजह से वो चीज हैपन हो रही है, उसके फैक्टर्स क्या है, कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डायग्नोस्टिक रिसर्च की डेफिनेशन पूछ रहा है। सो याद रखिएगा, जब भी डायग्नोस्टिक रिसर्च आती है तो आपको याद रखना है, आंसर ऐसा मार्क करना है जिसमें किसी प्रॉब्लम का हम कॉज फाइंड आउट करते हैं, उसकी रूट फाइंड आउट करते हैं, किस वजह से वो चीज हैपन हो रही है। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाइज रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो जैसे मान लीजिए, इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर्सन को हार्ट डिसीज है। सो आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके रूट, वो कॉजेस, किस वजह से उसको हार्ट डिसीज हुई है। सो जैसे मान लीजिए उस पर्सन को हार्ट डिसीज है, तो आप बताओगे कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है, ज्यादा ऑयल इनटेक है, प्रॉपर डाइट नहीं है, स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है। सो इस वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है ये हार्ट डिसीज प्रॉब्लम अकर होती है। सो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने एक डिसीज का एग्जांपल लिया, हार्ट डिसीज है, उसका मैंने आपको कॉज बताया। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, स्लीप साइकिल नहीं प्रॉपर ले रहे होंगे वो पर्सन,
और डाइट प्रॉपर नहीं होगा, सो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और आप इसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि उनको प्रॉपर डाइट देंगे। ओके, आपकी जो बॉडी है, उस पर्सन की बॉडी रेगुलरली 30 से 60 मिनट तक मूव होनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर इंटेक लेना चाहिए डाइट का। तो इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिसर्चर्स जो होते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च में किसी भी डिसीज से रिलेटेड, बेसिकली डायग्नोस्टिक रिसर्च में प्रॉब्लम जो होती है वो डिसीज से रिलेटेड होती है, तो उस डिसीज का कॉज फाइंड आउट करते हैं, रूट फाइंड आउट करते हैं, किस वजह से उसका कॉज है, कॉज किस चीज से वो कॉज कर रही है प्रॉब्लम, फिर फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है, मतलब एक समस्या है उसका मूल कारण और उस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में जानना, और समस्या का समाधान किस तरीके से निकालना, उस समस्या का मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से निकालना, ये रिसर्च डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, collect, verify and synthesize evidence from the past to establish fact, defend और refute a hypothesis। मतलब ये बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उसको सिंथेसाइज कर रहे हो इस एविडेंस को जो पास्ट में है, जो पास्ट में कर हो रहे हैं, और उसका आप बेसिकली उसका प्रेजेंट में देख रहे हो क्या यूज है। तो याद रखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन बी दिया गया है ये आप पुराने रिसर्च से, मतलब पुराने जो पास्ट फेनोमेना अकर हो रहे हैं उनके थ्रू आप स्टडी कर रहे हैं। सो ये आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन है, ये आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसी तरीके से ऑप्शन सी, आर कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी कोई ग्रुप है उसका, इंडिविजुअल उसका कैरेक्टर बता रहे हो। सो यहाँ पर आप बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब उसको आप डिटेल में बता रहे हो, उन विशेषताओं को बता रहे हो, आप डिटेल में उसको एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली। सो ये आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड है। सो यहाँ पर आपको एक ही वर्ड याद रखना है, आपको की पॉइंट्स याद रखना है। डिस्क्राइबिंग आ रहा है मतलब ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर, बाह्य चर है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि आपके बाह्य चर मतलब आपके जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इनका मीनिंग क्या होता है, ये होते क्या है, उनकी डेफिनेशन बेसिकली हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में। सो याद रखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल को लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल्स की जो स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, हम ये देखते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं और उसको स्टडी करते बताते हैं कि दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे स्टडी करना है कि मैं अगर वाटर ज्यादा दे रही हूँ किसी प्लांट को तो उस प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। क्या मैं ज्यादा वाटर दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, या फिर मैं कम वाटर दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ पर कैसा असर होगा, उसका कैसा इफेक्ट बताएगा वाटर। सो बेसिकली वाटर, यहाँ पर मैं वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर रही हूँ, सो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और प्लांट की जो ग्रोथ है मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब इस स्टडी में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल जिसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, तो ये फिर भी क्या करते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस स्टडी में आपके जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे, जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे वो हो जाएंगे आपके विंड, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएंगे। सो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं। सो कभी कभार क्या होता है आप देखना चाह रहे हो कि आपकी जो वाटर है कि उसकी वजह से ही प्लांट की ग्रोथ हो रही है, या फिर उसमें कुछ विंड, टेम्परेचर और सनलाइट का भी कुछ रोल है या फिर नहीं है। सो इस केस में आपके विंड, टेम्परेचर और सनलाइट जो होंगे ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे जिसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये स्टडी का हमारे पार्ट नहीं होते, ना ही हमारे स्टडी का पर्पस होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो प्लांट ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं।
सो याद रखिएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते, ना ही पर्पस होते हैं, लेकिन ये फिर भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अफेक्ट करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर जो अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब ये हमारे जो अध्ययन है उसका उद्देश्य नहीं होते, हमारे जो स्टडी है उसका पर्पस नहीं होते, लेकिन ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनको प्रभावित करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो बचे हुए ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, वेरिएबल दैट डिपेंड्स अपॉन और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अदर वेरिएबल्स। मतलब ऐसा वेरिएबल्स जो किसी वेरिएबल पर डिपेंड है, मतलब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स आ रहा है, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल से ये ऑप्शन रिलेटेड है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर डिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरीके से ऑप्शन सी, वेरिएबल दैट इज एंटीसेंडेंट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो याद रखिएगा, एंटीसेंडेंट का मतलब है जो पहले आ रहा है, प्रियर जिसका मतलब होता है आपका प्रियर, जो पहले आता है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल के पहले जो वेरिएबल आता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपका जो ऑप्शन सी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है, ना कि आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल से। सो जो आपका ऑप्शन सी है ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, arrange the following steps followed in framing research design for empirical study in correct order. अनुभवजन्य अध्ययन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करने में अपनाए गए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप एम्पायरिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में आप रिसर्च डिजाइन फ्रेम करते हो। सो रिसर्च डिजाइन फ्रेम करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर एम्पायरिकल स्टडी क्या होती है, जो आप आपके ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, आप रियलिटी में उसको परफॉर्म करते हो, सो उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल स्टडी। अब एम्पायरिकल स्टडी के लिए आप रिसर्च डिजाइन तैयार कर रहे हो। रिसर्च डिजाइन मतलब कि अनुसंधान डिजाइन तैयार कर रहे हो। रिसर्च डिजाइन क्या होती है, जिसमें आप सारी प्लानिंग करते हो कि मैं इस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ, मैं ये सैम्पलिंग टेक्निक मेथड यूज करूंगी, इस मेथड से मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, उसके बाद मैं इसको किस तरीके से एनालाइज करूंगी, फिर मैं कहाँ के लोगों को लूंगी, किस पॉपुलेशन पर मैं रिसर्च करूंगी, ये सारी चीज आप डिसाइड कर लेते हो। बेसिकली यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि आप किस तरीके से रिसर्च को परफॉर्म करने वाले हो, स्टडी को आप परफॉर्म करने वाले हो। सो यहाँ पर हमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर आप एम्पायरिकल स्टडी परफॉर्म करें तो उसकी आप रिसर्च डिजाइन आप उसको तैयार कर रहे हो, आपके अनुसंधान डिजाइन को अगर आप तैयार कर रहे हो तो दिए गए जो हमें ऑप्शन से दिए गए पॉइंट्स है उनको हमको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले हम क्या इंक्रीजिंग, मतलब पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से पूरी रिसर्च स्टडी को हम परफॉर्म करेंगे, हमें बता करना है। तो याद रखिए, जब भी आप एम्पायरिकल स्टडी परफॉर्म करते हैं, जब भी आप रियल में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, तो सबसे पहले अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप रिसर्च स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, तो सबसे पहले आप आपका यूनिवर्स को आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ये फर्स्ट हो जाएगा। मतलब आपकी जो यूनिवर्स है, जिसे हम पॉपुलेशन भी कहते हैं, यूनिवर्स को पॉपुलेशन भी कहते हैं, मतलब आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है जिस पर आप स्टडी करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको आप पहचान कर लेते हो, मतलब आपकी जो ब्रह्मांड है उसकी आप पहचान कर लेते हो। देन उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक आप डिसाइड कर लेते हो। फिर जो आपका सेकेंड पॉइंट है सेकेंड आ जाएगा, मतलब आप पॉपुलेशन में से जिन जिन मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, आप ये बताते हैं कि मैं उनको किस मेथड से सिलेक्ट करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, कि मैं प्रोबेबिलिटी मेथड से, मतलब मैं पॉपुलेशन में से, यूनिवर्स में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करने वाला हूँ, या फिर यूनिवर्स में से या फिर पॉपुलेशन में से जो मेरे सैंपल्स चुनूंगा मैं अपने कन्वीनियंस, जजमेंट और पर्पस के अकॉर्डिंग चुनने वाला हूँ। इस तरीके से आप सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड कर लेते हो। अब अपने सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड कर आपके मेंबर्स को आपने चुन लिया, देन आप इनसे क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए आप टूल यूज करोगे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ पॉइंट है ये आपका थर्ड हो जाएगा, मतलब डेटा कलेक्शन टूल, डेटा संग्रहण उपकरण, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। मतलब इन लोगों से आप जिस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाले उसका टूल यूज करोगे, कि आप क्वेश्चनर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करने वाले ये डिसाइड कर लोगे, या फिर आप इंटरव्यू के थ्रू, या फिर आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, और पॉपुलेशन में से आपके जो सैंपल्स है उनमें से आप उनसे डेटा कलेक्ट करोगे, आप टूल डिसाइड कर लेते हो बेसिकली। सो यहाँ पर आपने
फोर्थ पॉइंट जो है आपका थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका डायरेक्टली 6 पॉइंट आ जाएगा। मतलब आपको जो भी डेटा मिलेगा अपने डेटा टूल सेलेक्ट कर लिया, उससे डेटा आपने डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा टूल सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे और आपके पास जो भी डेटा आ गया आप उसको टैबुलेशन मोड में फिक्स कर दोगे। मतलब आपके पास एक टेबल होता है, उस टेबल में आप सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर दोगे। सो यहाँ पर जो आपका 6th पॉइंट है ये आपका 4th पॉइंट हो जाएगा, मतलब डेटा संग्रहण और सारणीकरण वैध। सो यह हो गया आपका 4th पॉइंट। देन उसके बाद आपका लास्ट जो पॉइंट बच गया 4th, फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बच गया आपका वो हो जाएगा 4th पॉइंट के बाद थर्ड आपका आ रहा है। यहाँ पर थर्ड है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब ये 5th पॉइंट आ जाएगा आपका। जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर गिवन है ये आपका 5th आ जाएगा। आपने टैबुलेशन में सारे डेटा को फिल कर लिया, देन उसके बाद उसको आप डेटा को एनालाइज करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे किस तरीके से हमें डेटा मिला है, एंड देन उसके बेसिस पर आप कुछ इंटरप्रिटेशन निकालोगे, मतलब कुछ कंक्लूजन निकालोगे। और आपने जो भी कंक्लूजन्स निकाला फिर उसको आप एक रिपोर्ट में लिखते हो। सो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है 6th पॉइंट आ जाएगा। मतलब आप बताते हो कि आपने किस किस तरीके से रिसर्च किया, कैसे आपने सारे डेटा को इकट्ठा करा, आपने कैसे उसको एनालाइज करा, कैसे उसको इंटरप्रेट करा। सो इस वे में आप आपकी जो एम्पायरिकल स्टडी है उसके लिए अगर आप रिसर्च डिजाइन फ्रेम करते मतलब आपके रिसर्च डिजाइन तैयार करते तो ये सारे स्टेप आप परफॉर्म करोगे। सो ये ऑर्डर हमें ऑप्शन सी में गिवन है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डेटा सेट हैज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक डेटा सेट में एक विषम वितरण होता है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि आपके पास जो डेटा है, एक डेटा है, उस डेटे को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब उस डेटा को आपने ग्राफिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो आपका जो डेटा है ये स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब होता है झुका हुआ। आपका डेटा कुछ इस तरह, कुछ एक तरफ झुका होगा, कुछ एक तरफ, इस तरफ ज्यादा झुका होगा। सो जब भी आपका जो डेटा है वो झुका होता है तो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब आपकी जो माध्य होती है, माध्य का और बहुलक, इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये तीनों भी सेम जगह पर एग्जिस्ट करेंगे, सेम होंगे ये तीनों की वैल्यू, या फिर इन तीनों की वैल्यू डिफरेंट होंगे, ये हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। सो याद रखिए, इसके लिए आपको ये डायग्राम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इस डायग्राम को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैं आपको बता दूं इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से याद करके चले जाइए, जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब होता है आपका डेटा झुका हुआ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्यू के आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्क्यू, एक होता है नेगेटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डेटा है ये राइट साइड पर सारा झुका होता है, और नेगेटिव स्क्यू में आपका ज्यादातर डेटा जो है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव स्क्यू। और पॉजिटिव स्क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि राइट साइड में आपका ज्यादातर डेटा झुका हुआ होता है, और ज्यादातर डेटा जो होता है आपका ये लाई करता है पॉजिटिव साइड में, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको पॉजिटिव स्क्यू। जैसे कि आप देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू में आपका डेटा झुका हुआ है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके मीन, मीडियन एंड मोड में रिलेशन होगा, मतलब आपके जो माध्य, माध्य के और बहुलक है, कुछ इनमें इस तरीके से आपका रिलेशन होगा कि पॉजिटिव स्क्यू में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी आपकी ये मोड की होगी, फिर उससे कम मीडियन एंड उससे कम आपका मीन होगा। उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यू में सबसे ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू हो जाएगी, फिर उससे ज्यादा मीडियन एंड उससे ज्यादा मोड, कुछ इस तरीके से आपके वैल्यूज होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू में जिसमें आपका जो डेटा है वो झुका हुआ है, उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड, मतलब कि माध्य, माध्य का और बहुलक के बीच में ये दो तीनों भी जो है उनकी वैल्यू सेम नहीं होंगी, कम ज्यादा होगी। सो इसीलिए अगर आपका जो डेटा है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपका जो डेटा है वो झुका हुआ है, तब उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड वो तीनों भी सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो जैसे हम यहाँ पर बीच में जो फिगर है, मिडिल में जो फिगर है उसे देख लेते हैं। सो अगर आपका डेटा स्क्यूड नहीं है, मतलब आपका डेटा
झुका हुआ नहीं है, आपका डेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड इन तीनों की वैल्यू सेम होती है, तीनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। सो याद रखना, आपका जब भी डेटा सेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब झुका हुआ होगा, तो इस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों की वैल्यू सेम नहीं होती, ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेन मीन, मीडियन एंड मोड इफ एग्जिस्ट आर नॉट सेम, जब माध्य, माध्यिका और बहुलक यदि मौजूद हो तो समान नहीं है। सो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, data regarding number of children born to couples who are selected as samples using probability sampling has been collected. Which statistical tools will you use to find out, first, the average number of children couples have, and second, the number of children maximum number of couples selected for the study have? नमूने के रूप में चुने गए जोड़ों से पैदा हुए बच्चों की संख्या के बारे में डेटा उपयोग करके संभवतः नमूनाकरण एकत्र किया गया है। पॉइंट 1, जोड़ों के बच्चों के औसत संख्या, एंड पॉइंट 2, अध्ययन के लिए चुने गए जोड़ों की अधिकतम संख्या के बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए आप किस संख्या के उपकरण का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ केस गिवन है और इस केस में हमें सैम्पलिंग सेलेक्ट किए रिसर्चर ने, और सैम्पलिंग सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने उस डेटा का स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू उनका स्टडी करे हैं। सो स्टैटिस्टिकल टूल, हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करेंगे हमें ये पता लगाना है। मतलब और डिटेल में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर कुछ कपल्स थे, उनको कुछ चिल्ड्रन बॉर्न हुए, मतलब कुछ जोड़े थे उनको बच्चे पैदा हुए। सो यहाँ पर जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए उन पर रिसर्च की गई। सो यहाँ पर जो सैंपल सिलेक्ट करे गए, मतलब जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं उनको एज अ सैंपल सिलेक्ट करे गए, रिसर्चर ने उनको सैंपल्स के तौर पर सिलेक्ट करा है बच्चों को। सो यहाँ पर जो सैंपल सिलेक्ट करा है, ये कौन से मेथड से रिसर्चर ने सिलेक्ट करा है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडमली, रिसर्चर ने यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस, जजमेंट और पर्पस को आगे रखकर नहीं करा है, बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करा है। सो इस केस में रिसर्चर ने इस तरीके से चिल्ड्रन बॉर्न जो है उन्हें सेलेक्ट कर लिया, जो कि उनके सैंपल बन गए। अब रिसर्चर को एक स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू इन पर स्टडी जो करनी है, ये स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू करनी है। सो रिसर्चर को क्या देखना है? ये देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं कपल्स को, कपल्स के एवरेज चिल्ड्रन कितने हैं, और सेकेंड, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम नंबर ऑफ कपल्स, मतलब कितने कपल्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यह हमें देखना है। सो याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बता रहा है? द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कपल्स हैव, कपल्स को एवरेज नंबर, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हर कपल को। तो यहाँ पर एवरेज हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कौन से टूल का यूज करेंगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करेंगे? एवरेज। मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जोड़े के जो बच्चे हैं उनकी औसत संख्या क्या है। सो औसत संख्या के लिए, औसत संख्या हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम औसत इस टूल का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर ये देख रहे हैं रिसर्चर कि ज्यादातर जो कपल्स हैं उनको एवरेज कितने बच्चे, तो आप जैसे ये कह सकते हैं रिसर्चर, जो ज्यादातर जो कपल्स हैं उनको एवरेज 2-2 चिल्ड्रन है, उनको 2-2 बच्चे हैं एवरेज। तो इसलिए यहाँ पर एवरेज यूज कर रहे हैं रिसर्चर, एवरेज यानी मीन का यूज करेंगे, एवरेज को हम मीन भी कहते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में बता रहा है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम नंबर ऑफ कपल, कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन है मैक्सिमम कपल्स को, ये हमको बताना है। सो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितने बच्चे हैं, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा। सो याद रखिएगा, मैक्सिमम जब भी वर्ड आता है उसके लिए हम मोड यूज करते हैं। मोड क्या होता है? मोड ये बताता है आपके पास जो भी डेटा होता है, उस डेटा में एक ऐसा नंबर जो सबसे मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो नंबर, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम मोड का यूज करते हैं। मोड का मतलब ही होता है ऐसा नंबर जो आपके डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, उसे हम कहते हैं मोड। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में रिसर्चर को एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखना था कपल्स के पास, तो यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखना है, इसलिए हम एवरेज यानी मीन का यूज करेंगे। एंड मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार क्वांटिटी आ रही है, मतलब रिसर्चर को यही देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं मैक्सिमम कपल्स को। तो यहाँ पर रिसर्चर जो है मोड का यूज करेंगे। सो औसत एंड मोड, इन दोनों
स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करेंगे रिसर्चर्स स्टडी को परफॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो मीडियन हम देख लेते हैं। मीडियन क्या होता है? एवरेज एंड मीडियन गिवन है हमें ऑप्शन 2। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। सो हमें मिडिल वैल्यू नहीं पता करना है इस स्टडी में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी अरिथमेटिक मीन और एवरेज। सो याद रखिए अरिथमेटिक मीन ही होता है आपका, और एवरेज ये भी मीन होता है। सो औसत और औसत ये तो नहीं होगा आपका ऑप्शन से, यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी मीडियन एंड मोड, मतलब माध्यकरण विधा। सो मीडियन जो आपकी मीडियन वैल्यू है, मोड ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर एवरेज एंड मोड स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, a complete enumeration of all items in the population is known as। जनसंख्या में सभी मदों की संपूर्ण गणना को कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में से आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। एक पॉपुलेशन है, इसी पूरी पॉपुलेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। पॉपुलेशन में जितने भी पूरे मेंबर्स है, जितने पूरे भी आपके पास आइटम्स है, उन सब से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जब भी आप पूरी पॉपुलेशन में से, मतलब आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी मेंबर्स में से सभी उनके एलिमेंट्स जो होते हैं आपकी जनसंख्या के, उन सभी से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं सेंसस इंक्वायरी, जनगणना जांच। सो आप क्या करते हैं? आपकी जनगणना जो होती है, आपकी जो सेंसस जो होते हैं, इनसे आप इंक्वायरी लेते हो। सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन में से आप हर एक एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं सेंसस। और सेंसस जांच ये भारत में हर 10 साल पर किए जाती है। मतलब सेंसस जो होता है भारत में हर 10 साल पर कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर, जिससे पता लग जाता है कि भारत में हमारी कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग एजुकेटेड हैं, और पॉपुलेशन जो रह रही है उनकी जो स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस कैसा है, वो क्या, उनकी इनकम कितनी है, एवरेज इनकम कितनी है लोगों की, ये बता सकते हैं सेंसस इंक्वायरी के थ्रू और जनगणना जांच के थ्रू यही स्टडी की जाती है। सो याद रखिएगा, अगर आप पॉपुलेशन में से हर एक पूरी पॉपुलेशन में जितने भी आपके मदों से आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, मतलब पॉपुलेशन के हर एक आइटम से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो उसे हम कहते हैं सेंसस इंक्वायरी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन तो कुछ नहीं था कि आप स्टडी कर रहे हो पॉपुलेशन पर, इससे हम पूरी पॉपुलेशन से अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो उसे हम स्टडी पॉपुलेशन नहीं करेंगे, अध्ययन आबादी नहीं कहेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स क्या होता है? इसे पॉपुलेशन को ही यूनिवर्स कहते हैं। अगर आप पूरी पॉपुलेशन से स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम पॉपुलेशन नहीं करते बल्कि सेंसस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से सैंपल पॉपुलेशन, मतलब आप पॉपुलेशन में से सैंपल चुन रहे हो, तो सैंपल तो क्या होता है? पॉपुलेशन के कुछ लोगों पर आप रिसर्च करते हो, लेकिन पॉपुलेशन के आप सभी मेंबर्स पर रिसर्च करते हो, तो हम कहते हैं सेंसस, ना कि सैंपल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंसस इंक्वायरी, जनगणना जांच। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.